नमस्कार। विधि ज्योतिष के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कार्मिक संबंधों को। क्या होते हैं लेफ्ट ओवर कर्मास, क्या होते हैं प्रारब्ध संचित क्रियावान आगामी, किस तरह से ये वर्क करते हैं, क्यों किसी एक पर्सन के साथ ऐसा लगता है कि इसके साथ किसी तरह का कार्मिक संबंध है, और अगर है तो वो किस तरह का कार्मिक संबंध है। क्या वो लेफ्ट ओवर लाइक डिसअपियर होने वाला कार्मिक संबंध है, या फिर वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक जाने वाला कार्मिक संबंध है। कार्मिक संबंधों के अंदर आप किस स्टेज में हैं, आप दान दे रहे हैं या आप किसी कर्म को ओन करते हैं, तो उसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर 6th हाउस, 5th हाउस एंड 7th हाउस। ये सेशन आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। अगर आप अपनी 20s 30s 40s में इस सेशन को देख रहे हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसको किसी पर्सन के साथ शेयर करें। एट द एंड किसी पर्सन को ये तो समझ आए कि उसके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। वो रेमेडी तो जब करेगा जब उसे ये पता हो कि मेरे साथ ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। मेरा कार्मिक संबंध है वो किसी पर्सन के साथ है या किसी प्लैनेट के साथ है। अगर आप अपने बर्थ चार्ट में देखेंगे तो कोई प्लैनेट आपको रेट्रोग्रेड देखेगा, बीट जुपिटर रेट्रोग्रेड है। तो अब ये संबंध जुपिटर के साथ है या फिर ये किसी पर्सन के साथ है जो कि जुपिटर जैसा दिखाई देता है, तो उसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। इस सेशन की शुरुआत हम करेंगे 5th हाउस 7th हाउस के दृष्टिकोण से। तो समझने की कोशिश करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में ज़्यादा। 5th हाउस ऑल अबाउट रिलेशनशिप, 7th हाउस इज ऑल अबाउट द मैरिज। तो उनको तो हम पूरी तरह से डील करने की कोशिश करेंगे इस सेशन के माध्यम से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कनेक्ट बना रखिएगा। आप ये सेशन देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर हेमंत चैनल के ऊपर। तो आइए शुरुआत करते हैं। कार्मिक संबंध। तो कार्मिक संबंधों के बारे में ऐसा लगता है कि राहु मेरा 4th हाउस में बैठा है तो 4th हाउस के साथ मेरा कोई कार्मिक संबंध है, 5th हाउस में बैठा है तो 5th हाउस के साथ मेरा कोई कार्मिक संबंध है। बट व्हेन वी से कार्मिक संबंध ना, कार्मिक संबंध बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब कार्मिक संबंध का मतलब है कि आपके पास फ्री विल है नहीं। कार्मिक जैसे ही आप किसी चीज़ को कहते हो कि ये कार्मिक है, इसका मतलब है कि आपने फ्री विल को ख़त्म कर दिया। मैं कोई डिसीजन नहीं लूँगा, मेरे लिए ये जो चीज़ है ये डिज़ाइन की जा चुकी है। 5th हाउस में आ गया मीन्स ये रिलेशनशिप मेरे लिए डिज़ाइन की जा चुकी है। अगर 7th हाउस में आ गया ये मैरिज मेरे लिए डिज़ाइन की जा चुकी है। मेरा जो स्पाउस है वो एक कार्मिक पर्सन होगा। कार्मिक पर्सन होगा तो वो क्या करेगा, वो कार्मिक लेसन्स टीच करेगा। और कार्मिक लेसन्स जो होते हैं आपकी आत्मा से जुड़े हुए लेसन्स होते हैं। थोड़ी सी मैं को हट के बात बताता हूँ। तो फर्स्ट ये जो लेफ्ट ओवर कर्मास का कॉन्सेप्ट है ये ऐसा नहीं है कि ज्योतिष से ही निकल के आया। लेफ्ट ओवर कर्मास का संबंध ऐसा होता है जैसे भीष्म पितामह और शिखंडी का था। इन द महाभारत पर्व फर्स्ट पर्व में अर्जुन के विषाद योग में 17 नंबर का जो श्लोक है, 17 नंबर का, जिसमें शिखंडी का वर्णन किया गया, आप उसको एक बार देखिएगा। वही पर्टिकुलर नंबर का जो श्लोक है उसमें ही शिखंडी का वर्णन आता है। एंड दैट शिखंडी जो है वो भीष्म पितामह के साथ उनका एक लेफ्ट ओवर संबंध होता है, उनका एक कार्मिक संबंध होता है। अदरवाइज भीष्म पितामह के पास आप जानते हैं क्या वरदान था, मीन्स उनको कोई मार नहीं सकता। जिन्होंने अपनी मृत्यु को अपनी लाइफ को अपने हाथों के अंदर बंद कर रखा था, ऐसे पर्सन के लिए भी एक कार्मिक संबंध था, वो था शिखंडी के साथ। सो व्हेन शिखंडी एंटर्स इन द वॉर, भीष्म पितामह ने अपने हथियार लिटरली रख दिए। वो जान चुके थे, वो तो आप कह सकते हैं तेजस्वी पर्सन या ऐसा पर्सन है जो जानता है अपने कर्मों के बारे में या अपने लेफ्ट ओवर कर्मास के बारे में। एंड दैट वाज डन बाय लॉर्ड कृष्णा, कि लॉर्ड कृष्णा भी जानते थे उस लेफ्ट ओवर कर्म के बारे में कि शिखंडी अगर युद्ध लड़ेंगे तो ये फिर फाइट नहीं करने वाले हैं। तो लेफ्ट ओवर कर्मास वो कर्मा होता है जिसमें एक पर्सन हमेशा गेन करता है और दूसरा पर्सन हमेशा लूज़ करता है। लेफ्ट ओवर का मतलब है कुछ छूटा हुआ है, समथिंग इज़ नॉट कंप्लीट यट, और इस लाइफ में हमें उसे कंप्लीट करना होगा। अगर आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया तो जुपिटर रेट्रोग्रेड का मतलब है कि आपका जुपिटर के साथ कार्मिक संबंध है, और वो है लेफ्ट ओवर कर्मा। ये सबसे टाइनी कर्मा होता है। ये ऐसा कर्मा है जैसे आपके 50 रुपये मेरे ऊपर उधार या मेरे आपके ऊपर उधार, बस चुका है और कर्म खत्म। इसी तरह होता है लेफ्ट ओवर कर्मा। सो दैट हैपेंड बिटवीन भीष्म पितामह और शिखंडी, वो एक लेफ्ट ओवर कर्मा है। अब लोग आते हैं कि भाई 5th हाउस से रेट्रोग्रेड है, 7th हाउस रेट्रोग्रेड है, या मेरा तो दारा कारक ही रेट्रोग्रेड है। मेरा दारा कारक है मेरे स्पाउस के चार्ट में, मेरे पार्टनर के चार्ट के अंदर वो रेट्रोग्रेड है। इट मीन्स दैट इज़ द लेफ्ट ओवर कार्मिक रिलेशन, कि वो प्रॉबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब 90% से ऊपर चांसेस हैं कि वो एक लेफ्ट ओवर कार्मिक संबंध होगा। और लेफ्ट ओवर कार्मिक संबंध के बारे में अभी मैंने आपको बताया, दैट मीन्स वन गोइंग टू गेन एंड सेकंड गोइंग टू लूज। तो फर्स्ट कोई भी पर्सन हो सकता है जो गेन करेगा और दूसरा पर्सन लूज़ करेगा, और ये उस समय आपके ज़्यादा फॉर्म आएंगे होंगे जब आप उस पर्टिकुलर वर्क की तरफ जाना शुरू करेंगे। जैसे महाभारत में अगर भीष्म पितामह महाभारत की वॉर ना लड़ते तो भीष्म पितामह को कुछ नहीं होता। आप जैसे ही उस प्लैनेट की तरफ जाओगे, उसके एनर्जीज़ की तरफ जाओगे, वहीं से वो आपको लेफ्ट ओवर कर्मा मिल जाएगा। अगर आपके चार्ट के अंदर जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको सोशल सेरेमनीज़ जो होती हैं या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होते हैं या फिर टेम्पल्स, इवन वहाँ से भी कोई ना कोई कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर सकता है। दैट इज़ जुपिटर इज रेट्रोग्रेड। शनि अगर आपका रेट्रोग्रेड हो गया तो ऑफिस की तरफ से कोई पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर सकता है। एंड दैट इज़ द लेफ्ट ओवर कार्मिक संबंध। लेफ्ट ओवर मतलब कुछ ना कुछ है इक्वेशन में, इस पजल के अंदर कुछ है जो कंप्लीट नहीं है, जो अब तक फुल नहीं हुआ है। पजल अभी कंप्लीट नहीं बनी है। या तो आपके पास कुछ पजल के पीसेज हैं या सामने वाला कोई पजल के पीसेज लेके घूम रहा है।
तो वो क्या होगा, जैसे ही वो पर्सन आपके लाइफ के अंदर आएगा, दैट इज़ लाइक कहीं ना कहीं जाके वो सेम चीज़ के ऊपर स्टक हो जाएगा वो रिलेशन, वो संबंध वहीं पर रुक जाएगा। उसको आप कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने की बट वो आगे नहीं निकल सकता। दैट इज़ द लेफ्ट ओवर संबंध है कि बस इसमें एक पर्सन का गेन होगा, किसी एक पर्सन को कुछ फ़ायदा हो जाएगा और दूसरा पर्सन अपने आप को लूज़र महसूस करेगा या ऐसा महसूस करेगा कि मेरी जेब में से कुछ ना कुछ गया है। सो दिस इज़ द लेफ्ट ओवर कर्मा। और ये किससे बनता है? ये बनता है रेट्रोग्रेड प्लैनेट से। चार्ट के अंदर अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो आपको समझ लेना चाहिए कि लेफ्ट ओवर कर्मा बन सकता है। क्या रेट्रोग्रेड प्लैनेट अकेला हो या फिर रेट्रोग्रेड प्लैनेट नहीं है तब भी ये बन सकते हैं क्या? शनि का थर्ड एस्पेक्ट जो है वो भी प्लैनेट को पीछे देखने के लिए मजबूर कर देता है। दिस इज द विद प्लैनेट सैटर्न, शनि का थर्ड एस्पेक्ट अगर किसी प्लैनेट के ऊपर आ गया, और किसी न किसी हाउस के ऊपर तो आएगा ही, अगर उस हाउस के अंदर कोई प्लैनेट है तो वो पर्टिकुलर जो एनर्जी है उससे भी आपका लेफ्ट ओवर संबंध बनता है। कई लोगों के होता है कि मेष राशि के ऊपर शनि का थर्ड एस्पेक्ट आ गया, और वो कहाँ से आएगा? वो आएगा कुंभ राशि में बैठ के। तो कुंभ में शनि जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, थर्ड एस्पेक्ट देते हैं मेष को, जो उनकी नीच की राशि है। तो वो थर्ड एस्पेक्ट क्या है कि वो आपको पास्ट में ले जाता है, वो आपको लेफ्ट ओवर में ले जाता है कि कुछ ना कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ फिक्स नहीं हुआ है, कुछ ऐसा है जो अब तक कंप्लीट नहीं है, उसको जाओ और पहले उसको कंप्लीट करो। सो दिस इज़ द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट सैटर्न। और ये एस्पेक्ट जो है ये पर्सन को पास्ट में ले जा सकता है। लंका को भी जब जलाया था तो वो जो पीछे मुड़ के जो वक्री गति होती है ना, जो शनि जब वक्र से देखते हैं, सो थर्ड इज़ लाइक वैसा ही बना दिया था जैसे वो पहले था। दैट राख का ढेर, या आप कह लीजिए बिल्कुल काला कर दिया था। So this is with planet Saturn कि Saturn के पास ये स्पेशल पावर है। With the third aspect Saturn can turn any planet retrograde, though the planet not retrograde possibly in the birth chart, but Saturn got this special power, the privilege Saturn got। So ये शनि की एनर्जी है। अब कैसे आपको देखना है? आपको अपने चार्ट में देखना है क्या कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट है। अगर वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट है तो उस प्लैनेट से जो एनर्जीज आ रही हैं उनसे आपको सावधान रहना चाहिए, थोड़ा बहुत कॉशियस रहना चाहिए उस पर्टिकुलर एनर्जी से। अपने पार्टनर का चार्ट देख लेना चाहिए, क्या वही पर्टिकुलर प्लैनेट वहाँ पे तो रेट्रोग्रेड होकर नहीं बैठा हुआ है, या मेरा दारा कारक, मेरा 7th हाउस का लॉर्ड उस चार्ट के अंदर तो रेट्रोग्रेड होकर कहीं नहीं बैठ गया है। तो इससे जो संबंध फॉर्म होते हैं वो लेफ्ट ओवर कार्मिक संबंध होते हैं, जिसमें एक पर्सन का गेन होता है, दूसरे पर्सन को लूज होता है, मतलब उसको कुछ ना कुछ हानि हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल लॉस हो, चाहे वो सोशल लॉस हो, मतलब सोसाइटी में इमेज लॉस हो। तो ऐसी कुछ संभावनाएं बन सकती है मैन टू द प्लैनेट और रेट्रोग्रेड। और रेट्रोग्रेड प्लैनेट जिस भी इंसान के चार्ट के अंदर होता है वो एफर्ट बहुत ज़्यादा देता है, बिकॉज उसके पास दिग्बल बहुत ज़्यादा होता है। एंड द सेम पर्सन जो होता है वो मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ देखी हैं जिनके चार्ट के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट है। 3-4 प्लैनेट रेट्रोग्रेड में बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ होती हैं, स्ट्रॉन्ग लाइक अगेन भीष्म पितामह, उनका भी एक लेफ्ट ओवर संबंधी तो है विद शिखंडी की। बस शिखंडी आया और उनको फिर महाभारत में उनके बून ने भी काम नहीं करा, उनके उस पर शक्ति ने भी काम नहीं करा उनके लिए। तो दैट इज़ द रेट्रोग्रेड प्लैनेट है। तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत सुपीरियर पर्सनालिटी भी बना देता है, बट इसकी एक ही कमी है कि ये इस तरह के कार्मिक संबंधों को जनरेट कर देता है। सो दैट इज़ फॉर द लेफ्ट ओवर कर्मा। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ये लेफ्ट ओवर कर्मा क्या है, किस तरह से ये बनता है। तो ये एक वे है लेफ्ट ओवर कर्मा को जानने की, जिसको इस कार्मिक सेशन में हम आगे और ज़्यादा डिटेल में डील करेंगे। दैन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि सोल है तो मतलब कर्मा है, तो कर्मा कोई कार्मिक लेसन भी होता है, और कार्मिक लेसन होता है मीन्स थोड़ा आपको बेटरमेंट करना है। सोल जो चाहती है वो परफेक्शन चाहती है, हर सोल जो है, हर आत्मा जो है वो परफेक्शन चाहती है। बहुत फिलोसॉफिकल आपको लगेगा क्यों परफेक्शन चाहती है, क्यों ऐसा बनना चाहती है, बट दिस इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द कार्मिक फिलोसफी। मीन्स कर्मा है तो क्यों है कर्मा? कर्मा इसलिए है कि सोल जो है वो कुछ लर्न करना चाहती है, कुछ अंडरस्टैंड करना चाहती है, और वो परफेक्ट होना चाहती है, परफेक्शन वो चाहती है। क्या वैदिक ज्योतिष में कोई भी ऐसी राशि है जो परफेक्शन की बात करती है? वर्गो राशि परफेक्शन के अलावा किसी चीज़ की बात नहीं करती। वर्गो इज़ फॉर द परफेक्शन। तो यहाँ परफेक्शन किसका है? यहाँ परफेक्शन सोल का है। यहाँ परफेक्शन रिफाइनमेंट जो है वो कर्मास की है। इसीलिए हर चार्ट के अंदर, चाहे वो डिविजनल चार्ट हो, चाहे वो D1 का चार्ट हो, चाहे वो मेन बर्थ कुंडली हो या चंद्र कुंडली हो, कहीं पे भी आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा, जो 6th हाउस है वो आपके प्रारब्ध का भाव है, वो आपको परफेक्ट होना सिखाता है, उसके अंदर परफेक्शन आता है। जितने प्लैनेट आपके 6th हाउस के अंदर बैठे होंगे आपको उतना कंजस्टेड महसूस होगा, उतना भिचा महसूस होगा कि यार टेस्ट ही चलते रहते हैं, मेरे तो कार्मिक टेस्ट ही होते रहते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड जहाँ पे बैठा हुआ है उस पर्टिकुलर हाउस की तो टूवर्ड ऐसा लगेगा, अच्छा यहाँ से तो मुझे हमेशा कोई ना कोई कार्मिक टेस्ट ही मिलता है, या चीज़ें मेरे हाथों में नहीं रहती हैं। तो दैट इज़ द प्रारब्ध, कि ये आपका प्रारब्ध है। संचित कर्म कौन से होते हैं? संचित कर्मा इज़ द बिग बैग ऑफ कर्मा। वो आपकी आत्मा है जो संचित कर्मा के बारे में जानती है। संचित कर्म जन्म दर जन्म के होते हैं। वैदिक ज्योतिष ऐसा नहीं है बस एक पास्ट लाइफ थी, आपने वर्ल्ड वॉर में कहीं हिस्सा लिया था और आपने वर्ल्ड वॉर फाइट करी एंड ऑल, कि फिर आप भारत स्वतंत्रता के लिए लड़े, ऐसा नहीं वैदिक ज्योतिष मानती। वैदिक ज्योतिष इज लाइक जैसे ही
सुप्रीम सोल के साथ साथ ही हमारी सोल जो है उसी समय से चल रही है, बिकॉज आत्मा का ना तो विनाश होता है, ना आत्मा को आप जला सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये ऑलवेज प्रेजेंट है। तो ये जब से प्रेजेंट है, जब से सब कुछ बना है, इसका मतलब है कि जब से कितने सारे बर्थ हुए होंगे, तो इतने हजारों बर्थों का जो डेटा है वो कहाँ रहता है, संचित कर्मास में रहता है। उससे एक बैग बनता है प्रारब्ध का, जो इस लाइफ के लिए बनता है। तो इस लाइफ में कौन आपके मदर होंगे, फादर होंगे, सिस्टर होंगे, ब्रदर होंगे, आपका आस पड़ोस कैसा होगा, किस कंट्री में आपका जन्म होगा, कौन सोसाइटी में आप पैदा होंगे, आपका गोत्र, आपका सारा सिस्टम जो है वो बनता है प्रारब्ध से। मतलब प्रारब्ध बैग में से एक छोटा बैग निकलता है जो इस लाइफ के लिए है। और जब हम कहते हैं कि आपका 6th हाउस है, तो वो आपका प्रारब्ध है, मीन्स इस लाइफ के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे हाथ के अंदर हैं और कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे हाथ के अंदर नहीं है। सो दिस इज़ द प्रारब्ध। क्रियमान वो है जो अब आप कर रहे हैं इस लाइफ के अंदर भी, आप कर्मास को क्रिएट करते जा रहे हैं, तो वो क्रियमान है। आगामी वो है जो आप अगले लाइफ के लिए कर रहे हैं, दे अगेन गोइंग बैक टू दैट संचित कर्म बैग। तो वो इस तरह से यहाँ कार्मिक सिस्टम का निर्माण होता है। अब प्रारब्ध कर्म से आपको क्या समझना है? प्रारब्ध कर्म से आपको समझना है कि हमारे जो कर्मास हैं वो टुवर्ड प्लैनेट होते हैं। अगर किसी ने आपको आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा तो उसने मून के लिए कर्म जनरेट कर लिया। अब उसका मून हो सकता है 6th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, या पीड़ित हो, कहीं ना कहीं वो पीड़ित होगा। अगर रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ आए या आपने फीमेल्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं दिया, आपने वीनस के टुवर्ड कर्मास जनरेट कर दिए। अगर आपने प्रोफेशन के टुवर्ड पूरी ड्यूटी, पूरी निष्ठा नहीं रखी, तो आपने सैटर्न के टुवर्ड कर्मास जनरेट कर दिए। अगर आपने अपने टीचर को चीट कर दिया तो आपने जुपिटर के टुवर्ड कर्मास जनरेट कर दिए। अब यहाँ क्या होगा कि जुपिटर कंबस्ट हो गया साहब, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया साहब, जुपिटर नीच का हो गया। इसका मतलब है कि जैसे ही आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाओगे, जैसे ही आप टेम्पल में जाओगे, आपको थोड़ा अपोजिशन महसूस होगा। अब आपने वो प्लैनेट के टुवर्ड एक कर्मा जनरेट करा है, आपने किसी पर्सन के टुवर्ड नहीं करा कि रमेश, सुरेश या सविता ऐसे किसी पर्सन के टुवर्ड के साथ इससे मेरी कोई लड़ाई थी तो वो पर्सन अगला जन्म लेगा और आपको कुछ करेगा ना। ऐसे इस टुवर्ड आपको नहीं जाना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि ये प्लैनेट है, इसको अगर समस्या है तो मैंने इसके टुवर्ड कोई कर्मा जनरेट करा है। कॉज 5th हाउस, 7th हाउस जो है वो रिलेशनशिप्स के भाव हैं। 5th हाउस आपकी फीलिंग्स का भाव है, 7th हाउस आपकी मैरिज का भाव है। इनका जितना संबंध छठे भाव से बनेगा, छठा भाव प्रारब्ध है, उतना ही आप किसी न किसी प्रारब्ध कार्मिक रिलेशन के अंदर चले जाओगे। जिसका मतलब होता है कि चलेगा बहुत लंबे समय तक। प्रारब्ध संबंध ऐसे होते हैं जैसे फादर के साथ, मदर के साथ, सिस्टर, ब्रदर, इनके साथ होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। लेफ्ट ओवर कर्मा जो है वो लंबे समय तक नहीं चलते, वो थोड़े समय बाद ही उनमें डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। तो प्रारब्ध चलता लंबे समय तक है, बट प्रारब्ध के साथ समस्या क्या है, यहाँ पे फ्री विल काम नहीं करती। आपने अपने फादर को चुना, मदर को चुना, कोई फ्री विल थी क्या? कोई फ्री विल नहीं थी। अदरवाइज़ हर इंसान कुछ ना कुछ बेहतरीन ही चुनता। तो इस तरह से प्रारब्ध में कभी भी फ्री विल काम नहीं करती। जितना 5th हाउस का लॉर्ड छठे भाव के आसपास होगा, कनेक्ट होगा, रिलेशन उतने टफ होते चले जाएंगे। 7th हाउस जितना 6th हाउस के आसपास आएगा, रिलेशन उतने कंजस्टेड होते चले जाएंगे। हाँ, अगर आपको वो एनर्जी पसंद है और अगर आपने उससे डील करना सीख लिया, दान ग्रेट है। बट यहाँ पे जनरल सेशन है तो उसमें ये कह सकते हैं कि हाँ, वहाँ चीज़ें चैलेंजिंग हो सकती हैं। तो आपको हमेशा देखना है कि आपका 6th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे है और 6th हाउस में कितने प्लैनेट बैठे हैं। क्या कोई प्लैनेट है जो छठे भाव के अंदर बैठा है? अगर वो उस भाव के अंदर बैठ गया, पर्टिकुलर भाव के अंदर, तो उस पर्सन से, उस प्लैनेट से आपके इमोशनल संबंध बन गए, प्रारब्ध संबंध बन गए। अगर आपका चंद्रमा छठे भाव में बैठ गया तो चंद्रमा से आपके प्रारब्ध संबंध है। आप कोई पर्सन चंद्रमा की दशा में हो, सब दशा में हो, चंद्रमा उसका आत्मकारक हो, चंद्रमा उसकी लगन के अंदर बैठा हो, या चंद्रमा राशि हो उसकी, उस पर्सन से आपके प्रारब्ध संबंध है। लाइफ लॉन्ग चलेंगे वो संबंध, बट सेम थिंग, चीज़ें कंजस्टेड है। उनके अंदर ऐसा लगेगा फ्री विल नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो ऐसा महसूस उन संबंधों में होता है जहाँ प्रारब्ध जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये थोड़ा एक वे है, एक बेटर वे है टू अंडरस्टैंड द कार्मिक साइकिल्स, की कार्मिक चीज़ें कैसे चलती हैं। अब कोई आपसे कहेगा संचित प्रारब्ध, तो आप एक डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे कि ठीक है, प्रारब्ध कहाँ ऑपरेट होता है, संचित कहाँ ऑपरेट होता है, लेफ्ट ओवर कर्मा कहाँ ऑपरेट होता है। तो ये बात समझना बहुत बड़ी चीज़ है। अदरवाइज पर्सन एक ही चीज़ कहता रह जाता है कि मेरा तो कार्मिक संबंध है। एंड तक उसे ये समझ नहीं आता कि कार्मिक संबंध होते कितने हैं, कितने तरह के होते हैं और कैसे वो फॉर्म होते हैं और किसके साथ किस तरह का कार्मिक संबंध है। भाई छोटा मोटा संबंध है या पूरा का पूरा एक बड़ा ही खांचा आपने खींच रखा है, तो उसको कैसे समझा जाए। और वो पर्सन के टुवर्ड नहीं होते, वो प्लैनेट के टुवर्ड होते हैं, वो जुपिटर के टुवर्ड होंगे, शनि के टुवर्ड होंगे। तो वो आपको हमेशा उस एनर्जी से कनेक्ट महसूस कराते रहेंगे। दिस इज़ फॉर द कार्मिक थ्योरी। अब 6th हाउस लॉर्ड की पोजीशन देख लेते हैं एक बार, जिससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये कैसा परफॉर्म करता है हर हाउस के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया 6th हाउस को वैदिक ज्योतिष में रिपु भाव कहा गया है कि ये रिपु है, ये दुश्मन है, ये इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर सारे क्राइसिस डाल दिए हैं। मतलब आप जेल को देखोगे छठे भाव से देखोगे, आप हेल्थ को देखोगे छठे भाव से, आप कर्जे को देखोगे छठे भाव से। अच्छी चीज़ क्या है 6th हाउस की कि 6th हाउस वर्गो राशि के अधीन आता है कालपुरुष की कुंडली में, एंड दैट इज़ फॉर द परफेक्शन और रिफाइनमेंट। तो ये जिस भी हाउस के अंदर इसका लॉर्ड आ गया, वहाँ आपको रिफाइनमेंट इस जीवन के अंदर लानी है। ये पास्ट लाइफ से कुछ ना कुछ आपका ऐसा है कि अधूरा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके टुवर्ड रिफाइनमेंट आपको लानी है। आपको ये भी देखना है कि उसके अंदर राशि कौन सी आ रही है, क्या उस राशि का जो प्लैनेट है वो प्लैनेट कौन सा है और कौन से प्लैनेट उस हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। मान लीजिए
तुला राशि आ गई मेरे 6th हाउस के अंदर। फॉर वर्ग अगर आपकी टॉरस लग्न है तो तुला राशि आपके 6th हाउस में आएगी। सो तुला राशि वाले जातकों को या तुला अगर आपके 6th हाउस में आ गई तो उनको क्या होता है कि उनको हमेशा मैरिज में उनको कुछ ना कुछ रिफाइनमेंट बेटरमेंट करना होता है। मतलब उनके एक मोस्ट कार्मिक टेस्ट जो होते हैं वो अराउंड मैरिज होते हैं। टॉरस लग्न वाले से कोने में ले जाके आप पूछ लेना कि मैरिज के अलावा चीज़ों को वो सेटल अप कर लेते हैं, बट जब मैरिज की बात आती है वो ऐसा लगता है उनको कि बस अब ये क्या एक समस्या जनरेट हो गई। अगर मिथुन आपकी लग्न है तो 6th हाउस में स्कॉर्पियो राशि आ जाएगी। तो इनको स्कॉर्पियो की टूवर्ड हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बना रहता है, बीट कि फैमिली को अच्छी तरह मैनेज कर लिया, फाइनेंसेस को मैनेज कर लिया, बट वैन कम्स टू ऑकल्ट या तांत्रिक साधनाएं, तांत्रिक कुछ या फिर आउट ऑफ सडन इनकी फैमिली में अगर कुछ होता है तो उसके बारे में ये जानने को हमेशा उत्सुक रहते हैं, उसके बारे में ये जानना चाहते हैं, उसको ये समझना चाहते हैं क्यों हुआ, एकदम से क्यों हुआ, एकदम से ऐसा क्यों हो जाता है। तो इस तरह से 6th हाउस के अंदर जो राशि आती है वो राशि बहुत इंपॉर्टेंट राशि है, वो कोई मजाक नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट राशि है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो आपको ये बताती है कि इस लाइफ में रिफाइन अगर करना है तो किस चीज़ को रिफाइन करना है, किस चीज़ को बेटर करना है। और 6th हाउस का लॉर्ड जिस हाउस के अंदर है उससे प्रारब्ध संबंध होते ही होते हैं। उनको तो ये नहीं कह सकते कि ठीक है इससे नहीं होंगे, मतलब वो होंगे, वो उनको आप इरेज नहीं कर सकते। तो अगर 6th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस के अंदर हो तो लग्न के साथ, और लग्न क्या है, लग्न वो प्लेस है जहाँ से सब कुछ का निर्माण हुआ है। आप रेफरेंस लेते हैं तो आप लगन से ही लेते हैं, लगन से ही आप समझते हैं अपनी जर्नी को कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। लगन आपकी फिजिकल हेल्थ है, ये फिजिकल वेलबींग है, ये आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। जिनका भी 6th हाउस का स्वामी लगन के अंदर होता है, मैंने वहाँ कहीं ना कहीं देखा है कि उन पर्सन के जीवन के अंदर प्रारब्ध का इन्फ्लुएंस एक लिमिट से ऊपर होता है। हर चीज़ के अंदर प्रारब्ध का इन्फ्लुएंस इतना आ जाता है कि कई बार पर्सन का क्वेश्चन होता है फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी। ऐसा कुछ क्वेश्चन इन लोगों के लिए माइंड में हमेशा चलता है, फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी, कि सब कुछ मतलब पहले से फिक्स है या कुछ फ्री विल है मेरे पास या कुछ मिला ही नहीं है मुझे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जब 6th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में हो। शुरुआत में हेल्थ को इशूज़, हेल्थ को चैलेंजेस ये दे सकता है। द थिंग इज़ कि 6th हाउस का लॉर्ड अपने से अष्टम जाके बैठा हुआ है, तो मुझे लगता है इनकी पर्सनालिटी के अंदर काफ़ी कुछ हिडन है, काफ़ी कुछ छुपा हुआ है। और जितना ये कोशिश करें, मतलब ये अपने हाउस को बेटर कर सकते हैं बाय बीइंग मोर ओपन। इनको हमेशा कम्युनिकेशन पे वर्क करना चाहिए, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना चाहिए और ओपन होने की कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है मैं अपनी तरफ से कुछ हाइड करने की कोशिश नहीं करूँगा, जितना मुझे पता है उतना तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। ये काम इन्हें हमेशा करना चाहिए अगर इन्हें अपने रिलेशंस को स्मूथ चलाना है, अगर इनका अपनी हेल्थ को बेटर करना है, अपने फाइनेंसेस को बेटर करना है, तो हाइड कम से कम करें। जितना कम हाइड करेंगे उतना ये चीज़ों के अंदर बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। व्हेन एवर 6th हाउस लॉर्ड इज इन द 1st हाउस। मुझे ये प्रारब्ध एनर्जीज, आपका ये प्रारब्ध एनर्जी चारों तरफ दिखाई देती हैं। तो लिटरली यहाँ चीज़ें इनके हाथ में होती नहीं है। अगर इन्हें चीज़ें अपने हाथ में लानी है तो रुद्राक्ष की माला पे मंत्रों का जाप करिए, बिकॉज रुद्राक्ष बर्न्स द प्रारब्ध कर्मा। केवल रुद्राक्ष है जो प्रारब्ध को बर्न करता है, और जो मालाएँ हैं वो डिवोशन में काम आ सकती हैं, बट प्रारब्ध को अगर आपको बर्न करना है तो चैंट द मंत्र ऑन द रुद्राक्ष माला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका 6th हाउस 1st हाउस किसी भी तरह से कनेक्टेड है। अगर ये आपके 2nd हाउस में हो तो 6th हाउस का लॉर्ड जब 2nd हाउस में आता है, मेन कंसर्न क्या बनता है कि फैमिली, वेल्थ और आपका सस्टेनमेंट, कि ये जो सिस्टम है, ये जो इकोसिस्टम मैंने अपने अराउंड बनाया है, क्या ये लंबे समय तक चल पाएगा या नहीं। अब इसको आप लिटरली कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। मैरिज में होगा तो मैरिज का ये एक इकोसिस्टम है, मेरी मैरिज का एक इकोसिस्टम है, ये पर्सन है, क्या ये मैरिज लंबे समय तक चलेगी या नहीं। फाइनेंसेस, कि मेरे फाइनेंसेस बेटर बने रहेंगे या नहीं, मतलब वेल्थ में मेरी वेल्थ ठीक ठाक रहेगी या मुझे कुछ एकदम से झटका लग सकता है या एकदम से कुछ लॉस हो सकता है। तो ऐसे कंसर्न इन लोगों के सबसे ज़्यादा बनते हैं। कॉज 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो प्रारब्ध एनर्जीज़ को लेके आपके 2nd हाउस धन के भाव में, वेल्थ के भाव में और सिक्योरिटी सिस्टम के भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो उस चीज़ को इनको अपने कंट्रोल में लाना चाहिए, अपने अधीन कर लेना चाहिए विद द हेल्प ऑफ रुद्राक्ष माला। अगर अपने फैमिली को इनको बेटर करना है, फैमिली के अंदर जो चीज़ें, ऐसा लग रहा है ना कि फैमिली में चीज़ें फैमिली के भी हाथ में नहीं है, मतलब जो भी हो रहा है वो उनके भी हाथ में नहीं है। अगर इन चीज़ों के ऊपर आपको वर्क करना है तो विद द हेल्प ऑफ रुद्राक्ष माला मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। दैट help your 2nd house to come out of that प्रारब्ध कार्मिक लूप, that toxic प्रारब्ध कार्मिक लूप। सो ये काम हमको करते रहना चाहिए। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स एंड ऑल, मतलब इन लोगों की लाइफ के अंदर क्या है कि इन लोगों की लाइफ के अंदर अगर फैमिली सपोर्टिव होना तो ये जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं, बट कंसर्न इज़ कि फैमिली यहाँ सपोर्टिव बहुत कम मिल पाती है। फैमिली खुद ही उलझी हुई है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो सकता है, फैमिली में ना बनना, फैमिली के साथ आउट ऑफ ब्लू चीज़ें होती हैं, फ्री विल है नहीं, कोई भी आके कुछ भी भर जाता है, ऐसी चीज़ें यहाँ कंसर्न बन जाती हैं। तो ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के होते हैं, मतलब ये इनके अंदर होती है वो करेज होती है, वो विल पावर होती है फाइट करने की। बट द इशू इज़ कि जिस इंसान के ऊपर ये ट्रस्ट करते हैं वही पर्सन जो है वो किसी न किसी लूप या जाल के अंदर फंसा हुआ दिखाई देता है। मतलब वो फंस गया है, वो अब आपको हेल्प नहीं कर सकता। ये इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट या वीक पॉइंट आप मान सकते हैं। वैन इन द 3rd हाउस, तो 3rd हाउस क्या है? 3rd हाउस काम है।
सिक्स्थ हाउस का स्वामी जब भी थर्ड हाउस के अंदर आता है, ऐसा लगता है कि तामसिक एनर्जीज़ ने प्रभुत्व चार्ट के अंदर जमा लिया है। तामसिक एनर्जीज़ का डोमिनेंस है, और तामसिक एनर्जीज़ का मतलब है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करना। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में हो, पर्सन किसी भी लिमिट तक जा सकता है, वो कहीं भी जा सकता है, अपनी इच्छाओं का पूरा करना। उसका मेन कंसर्न यही होता है कि इच्छाएँ पूरी की जाएंगी, डिज़ायर्स को कंप्लीट किया जाएगा। प्रोफेशन में भी पॉसिबल हो सकता है कि अपने पैशन को फॉलो करने लग जाएं, और रिलेशनशिप में तो आपको ये देखने को मिलेगा, फॉर श्योर देखने को मिलेगा। हो सकता है मल्टीपल रिलेशंस बन जाएं, या हो सकता है कि अरेंज मैरिज वर्सेस लिव इन एंड ऑल, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएँ। बिकॉज थर्ड हाउस जो है वो काम भाव है, वो काम का स्टार्ट है, और सिक्स्थ हाउस का स्वामी वहाँ जाके बैठ गया है, और सिक्स्थ हाउस का स्वामी यहाँ पर अच्छी पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है। मतलब वो अपने से टेंथ जाकर स्टार्ट के अंदर बैठा हुआ है। इट लुक्स लाइक कि ये पर्सन जो है वो अपने प्रारब्ध को कंप्लीट करना चाहता है, वो उसे एक्टिवेट करना चाहता है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करता है, ऐसी व्यवस्थाओं को जन्म देता है जिसमें इनको मैरिज रिलेटेड चीज़ें ऐसे हों, मैं मेरी इच्छा से, अदरवाइज़ द अरेंज मैरिज, तो उसके अंदर कोई डिलेमा आना। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी इच्छाएं, ऑलवेज़ आप अपनी इच्छाओं को प्रायोरिटी देते हैं, अपने डिज़ायर्स को ऑलवेज़ ऑल द टाइम्स आप प्रायोरिटी देते हैं। और यहाँ पर कॉज इट इज़ द थर्ड हाउस, तो सिबलिंग्स के साथ संबंधों को बेटर बना के रखना चाहिए, और अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ कम्युनिकेशन प्लस माइनस हो सकता है, वो बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत डाउन भी हो सकता है। कॉज प्रारब्ध है, हो सकता है आपका अच्छा प्रारब्ध हो सकता है आपको मैलेफिक प्रारब्ध हो। सिबलिंग्स के साथ संबंधों में वही अप्लाई होता है, हो सकता है उनके साथ अच्छे संबंध हो या मैलेफिक संबंध हो। तो ये इन चीज़ों को इनको बैलेंस करके रखना चाहिए। और बिज़नेस में जाने से पहले बहुत सोच विचार के, मतलब जब आप बिज़नेस में जाने की सोचें ना, तो एक बार आपको सोच विचार करना चाहिए उस काम के बारे में। एज थर्ड हाउस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द बिज़नेस, यहाँ से बिज़नेस जो है वो स्टार्ट होता है, और यहाँ पर प्रारब्ध का स्वामी बैठा हुआ है। इट मीन्स ये बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप कोई बड़ा डिसीजन अपनी लाइफ के अंदर लेने वाले हों। सिक्स्थ हाउस का स्वामी अगर फोर्थ हाउस के अंदर होगा, तो फोर्थ हाउस जो है वो आपके सुख को दिखाता है, फोर्थ हाउस आपके कंफर्ट को दिखाता है, और सिक्स्थ हाउस प्रारब्ध को दिखाता है। तो प्रारब्ध का स्वामी जब कंफर्ट के भाव के अंदर जाके बैठता है, तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा आपके कंफर्ट को डिस्टर्ब करने की, वो कोशिश करेगा चीज़ों को फोर्थ हाउस में अनसेटल करने की। और कहीं ना कहीं ये जो पर्सन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपने कंफर्ट को, ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं एक ओपन एनवायरनमेंट को। अगर एनवायरनमेंट ओपन नहीं है, अगर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अगर ये कहीं स्टक महसूस कर रहे हैं, तो वो चीज़ इनको बहुत डिस्टर्ब करती है। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस के अंदर जाके बैठा हुआ है आपके बहुत चार्ट के अंदर। यहाँ पर जीव में आई थिंक मदर को ये हेल्थ इश्यूज़ जनरेट कर सकता है, बिकॉज सिक्स्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट दैट रिपू एनर्जी। तो मदर को कुछ हेल्थ इश्यूज़ ये यहाँ पर दे सकता है। और मदर जो है वो मतलब डिसीजन मेकिंग पर्सनालिटी होती हैं, वो डिसीजन मेकिंग पर्सनालिटी होती हैं। आप मदर के यस और नो पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, और वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि वहाँ से यस और नो किस तरह की एनर्जीज़ आ रही हैं। अगर सही एनर्जीज़ आ रही हैं तभी चीज़ों के अंदर आगे बढ़ना चाहिए, नहीं आ रही हैं तो बैक हो जाना चाहिए। इस तरह से ऊर्जाएं आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। आफ्टर मैरिज मेन कंसर्न, अगर कोई फीमेल यहाँ तक देख रहे हैं, फीमेल हैं, तो मेन कंसर्न मैरिज में आफ्टर मैरिज लाइफ हो सकता है। एज फोर्थ हाउस जो है वो फीमेल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैरिज में, तो ये सेवंथ हाउस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समटाइम्स, बिकॉज फोर्थ हाउस इज़ व्हाट, फोर्थ हाउस इज़ द मदरहुड, फोर्थ हाउस इज़ द हाउस होम, फोर्थ हाउस इज़ द कंफर्ट। तो यहाँ पर अगर कोई प्लानट है तो वो आपके मैरिज को इन्फ्लुएंस करता है। और आफ्टर मैरिज, पोस्ट मैरिज जो होता है ना, वो इनका मेन कंसर्न हो सकता है कि वो कैसे रहेगा। ये पर्सन काफ़ी कंसर्न होता है, और कॉल इट लाइक ये चार्ट मैचिंग्स में विश्वास कर सकते हैं, या कोशिश करते हैं कि ठीक है चीज़ों को कैसे ना कैसे एडजस्ट करने की कोशिश की जाए, मतलब इसको और समझने की कोशिश करते हैं, अपने पार्टनर को और जानने की कोशिश करते हैं। ऐसी ऊर्जाएं यहाँ पे देखने को आपको मिल सकती हैं। ओवरऑल ये जो पोजीशन है सिक्स्थ हाउस लॉर्ड की फोर्थ हाउस में, क्या ये बहुत शानदार पोजीशन है? शानदार आप इस संदर्भ में कह सकते हैं कि पर्सन इस लाइफ के अंदर वर्क करने जा रहा है अपनी फैमिली के ऊपर, वर्क करने जा रहा है अपने कंफर्ट के ऊपर, और वो टॉप प्रायोरिटी देता है अपने कंफर्ट को। मतलब ऐसे लोग प्रायोरिटी देते हैं अपने कंफर्ट को, वो लिटरली प्रायोरिटी देते हैं, वो समझते हैं कंफर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। तो इससे इन्हें कहिए कि फोर्थ हाउस को बेटर करने की कोशिश करनी चाहिए कि मदर के साथ संबंध को बेटर करेंगे। एंड जब भी कोई बड़ा डिसीज़न लेंगे तो फोर्थ हाउस को फुल प्रायोरिटी देंगे। मतलब आप फोर्थ हाउस को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी डिसीज़न में कंफर्ट नहीं दिखाई देता, कि पोस्ट टेंशन्स हैं, तो आप उससे बाहर निकलने की कोशिश करिएगा। बिकॉज ये सिक्स्थ हाउस का स्वामी फोर्थ हाउस में बैठ के हो सकता है आपको आपका प्रारब्ध उस तरफ खींच रहा हो कि तुम ऐसे में चले जाओ जहाँ पे कंफर्ट भी ना हो, मतलब इसको इग्नोर कर दो। बट आप उसे इग्नोर मत करिए। फोर्थ हाउस मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये सिक्स्थ हाउस लॉर्ड फोर्थ में ही क्यों जाके बैठा है, मतलब कहीं और भी चला जाता, बट यहाँ पे बैठा है, तो इसका मतलब है ये पर्टिकुलर हाउस जो है ये कार्मिक टेस्ट में आ चुका है, ये इंक्लूडेड है अब कार्मिक टेस्ट के अंदर। इसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा है जो कार्मिक टेस्ट में चलेगा, और फिर हो सकता है कि कंसर्न आए ऐसा हुआ या वैसा हुआ। तो हमें फोर्थ हाउस को इग्नोर यहाँ पे नहीं करना है। फिफ्थ हाउस जो है आपके
आपके इमोशंस का भाव है, आपकी आपकी भावनात्मक बॉडी जो है वो 5th हाउस में रेस्ट कर रही है। जब सिर्फ 6th हाउस के स्वामी उसके अंदर बैठ जाते हैं तो 6th हाउस क्या है, प्रारब्ध है। इनके अंदर प्रारब्ध की ऊर्जा है, तो अब चीज़ें प्रारब्ध के अनुसार आपके 5th हाउस में चलने लगेंगी। 5th हाउस के सारे रिसोर्सेज जो हैं उनका अब कार्मिक टेस्ट इस लाइफ के अंदर लिया जाएगा, एंड यू आर गोइंग टू फील दिस एनर्जी बीट इन द रिलेशनशिप, बीट इन द एजुकेशन, और बीट व्हेन यू मेकिंग द बिग डिसीजंस की चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे हाथ के अंदर नहीं है। तो फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी का जो गेम है ना वो अब आपके 5th हाउस के अंदर चल रहा है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, कंसर्न रहना चाहिए व्हेन एवर दे एंटरिंग इन द रिलेशनशिप, व्हेन एवर दे टेकिंग द बिग डिसीजंस, व्हेन एवर दे अप्लाइंग फॉर द बिग यूनिवर्सिटीज़ और थिंकिंग अबाउट रीस्टार्टिंग द एजुकेशन। तो वहाँ पर आपको बहुत सतर्क होकर अपने फैसले लेने चाहिए, अदरवाइज द गेम द डांस इज फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी। फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी, चीज़ें मेरे हाथ में हैं या फिर वो नहीं है। और इस टेस्ट के अंदर क्या होगा कि इमोशनल चैलेंजेस आने लगेंगे, इमोशनल अप्स डाउन्स आने लगेंगे, और कहीं ना कहीं जब 5th हाउस के अंदर 6th हाउस का स्वामी होता है तो 6th हाउस का स्वामी भी अपने से 12th जाके बैठा है, अपने से 12वां जाके बैठा है। तो 12वें का मतलब होता है कि बस अब ये अपना जो पूरा का पूरा कार्मिक एक्सेस है उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर इमोशनल टेस्ट ज़्यादा होते हैं, और आप कह सकते हैं कि त्रिकोण के अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है ना उसको 6th हाउस ने ड्रेन करने की कोशिश करी है। तो हमेशा पर्सन को लगता है कि मैं अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं किसी जॉब में हूँ मैं अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ, रिलेशन में हूँ अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ, या मेरा पोटेंशियल इतना है बट उसकी यहाँ पे कदर या रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है। तो वो कब लगता है, जब इन दोनों के मध्य कोई संबंध होता है। अगर यही 6th हाउस के अंदर हो तो भाव के अंदर भाव का स्वामी अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे वो नीच का हो चाहे वो अस्त हो, कॉज वो अपने भाव को अपने घर को जानता है, वो जानता है अपने घर की छोटी छोटी बारीकियों को कि यहाँ पे कुछ है वहाँ पे कुछ है। यहाँ 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में जब भी बैठता है मुझे लगता है कि पर्सन जो है वो थोड़ा सा उसके अंदर करेज बहुत होती है, मतलब थोड़ा डोमिनेंट टाइप का पर्सन होता है, उसकी पर्सनालिटी डोमिनेंट पर्सनालिटी होती है, और वो कोशिश करता है इस लाइफ में कैसे भी करके अपने प्रारब्ध कर्मास को ख़त्म करना है। और फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी का जो डांस है ना वो अब आपके 6th हाउस के अंदर चल रहा है। तो जब भी बड़े डिसीजंस लेने होते हैं रिगार्डिंग द 6th हाउस की, फाइनेंसेस के बारे में कोई बड़ा डिसीजन लेना है या लाइफ को आगे कैसे चलाना है इसके बारे में कोई डिसीजन लेना है, या 6th हाउस जो है वो प्रोफेशन को भी इंडिकेट करता है, जब वहाँ पे बड़े डिसीजंस लेने होते हैं तब फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी का जो गेम है वो आपके 6th हाउस में चलने लग जाता है, और चीज़ें ऐसे लगती हैं कि मेरे हाथ के अंदर हैं या नहीं है। ऐसे लोगों को अपनी डोमिनेंट एनर्जी, अपनी जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, मैस्कुलिन एनर्जी है, उसको थोड़ा अपने लिमिट में रखना चाहिए। अदरवाइज कई केसेस में मैंने देखा है कि एक्स्ट्रा मैस्कुलिन बनना, बहुत ज़्यादा अपने स्ट्रेंथ और अपनी करेज को शो करना किसी को इम्प्रेस करने के लिए या बिल्कुल डरा देने के लिए, वो इनको अननेसेसरी इश्यूज़ में ले जाता है। और यहाँ पे 6th हाउस का स्वामी 6th में है, और 6th हाउस क्या है, प्रारब्ध है, वो पिंजरा है जिससे पूरे बहुत चार्ट का निर्माण हुआ है, और 6th हाउस आपके दुश्मन का भाव है। तो दुश्मन अपने घर को जानता है, अपनी स्ट्रेंथ को जानता है। इसका मतलब है कि अब आपको बहुत सतर्क होकर ही अपने स्टेप्स का ध्यान चलना चाहिए, अपने स्टेप्स को बहुत सतर्क होकर चलना चाहिए। और यहाँ पर ये जो लॉर्ड है, ये जो प्लैनेट है, ये आपके 7th हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैरिज के अंदर वो प्रारब्ध की ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। जब भी मैरिज की बात होगी, स्पाउस लाइफ के अंदर आएगा, द इक्वेशन गोज बैक टू द स्टार्ट, नॉट थिंग्स इन माई कंट्रोल और नॉट इन माई कंट्रोल। तो ऐसा आपको महसूस होना हो सकता है, ऐसा महसूस हो सकता है, बिकॉज 6th हाउस का स्वामी 7th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो उसके आसपास ही बैठा हुआ है, वो उससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उससे नेक्स्ट हाउस जो है वो 7th ही है। तो यहाँ पर अपने स्पाउस की तरफ से आपको ऐसी ऊर्जा अपने जीवन में महसूस हो सकती हैं। वैन एवर दे टॉकिंग अबाउट मैरिज, वैन एवर दे टॉकिंग अबाउट द रिलेशंस, वैन एवर दे टॉकिंग अबाउट द 6th हाउस, आई एम फीलिंग द प्रारब्ध ऊर्जा मोर, और लाइक थिंग्स मेरे कंट्रोल में है या नहीं है। तो वो फ्री विल और डेस्टिनी का जो डांस है ना आपके 6th हाउस में हो रहा है, वो आपको आपके डिसीजन मेकिंग को डैमेज कर सकता है कि मैं कौन सा डिसीजन लूँ, कौन सा डिसीजन है जो सही डिसीजन है। तो यहाँ ये कंसर्न होता है कि कौन सा डिसीजन लूँ, किस तरह से अपनी लाइफ को आगे मैं सेटअप करूँ। ये एक क्वेश्चन बन सकता है जब भी इस तरह की फॉर्मेशन आपके चार्ट के अंदर हो। अगर ये 7th हाउस के अंदर हो जाए तो अब ये 7th हाउस क्या है, 7th हाउस वो ऊर्जा है जो आपको कंप्लीट करती है। 7th हाउस केवल मैरिज या केवल स्पाउस नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो आपको कंप्लीट करती है। और छठा भाव प्रारब्ध है, वो वहाँ पे जाके बैठ गया। उसने कहा है जो ऊर्जा आपको कंप्लीट करेगी ना, अब उसके अंदर प्रारब्ध की ऊर्जा आपको मिलेगी। आप किसी पर्सन पे ट्रस्ट करते हो कि ये पर्सन तो मेरे को हेल्प करेगा, और वही पर्सन प्रारब्ध के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। वहाँ पे फिर फ्री विल और डेस्टिनी का गेम हो जाता है। आपने उसकी मदद करी कि कल ये मेरी मदद करेगा, बट अब वो नहीं भी कर सकता क्योंकि वहाँ प्रारब्ध है, वहाँ चीज़ें आपके अनुसार हैं ही नहीं। मैरिज में यही कॉन्सेप्ट लागू है। स्पाउस हो सकता है बहुत हेल्पफुल नेचर का, और हो सकता है कि आप कुछ भी ना कहें बट फिर भी उसका एजेंडा माइंड में सेट हो, प्री एजेंडा हो उसके पास। बिजनेस में यही है कि आपने पूरा एफर्ट दिया बट आपका जो पार्टनर है वो एजेंडा को लेकर बैठा, या हो सकता है वो बहुत सपोर्टिव हो। बिकॉज प्रारब्ध सपोर्टिव भी हो सकता है और मैलेफिक भी हो सकता है, डिपेंड कि आपके कौन से कर्मों को आपकी आत्मा ने लिया है इस जन्म में, उस संचित कर्म के बैग में। सब संचित प्रारब्ध ये क्या है, ये चीज़ें एक बार आप सेशन को शुरुआत में देखिएगा, एनालिसिस बहुत हेल्प करेगा समझने में कार्मिक जर्नी होती क्या है और कैसे इनको स्मूथली ट्रैवल किया जाए।
तो 7th हाउस के अंदर जब भी इस तरह की इक्वेशन होती है तो वो मैरिज की तरफ इंसान को ले जाती है। मतलब मैरिज में उसको, वो चाहे ना चाहे, वो उस प्लैनेट की ऊर्जाओं से आएगा पर्सन, उन्हीं प्लैनेटों की ऊर्जाओं से वो पर्सन आएगा जिस तरह का प्लैनेट वहाँ पे जाके बैठा हुआ है, और वो पर्सन प्रारब्ध से आता हुआ पर्सन होगा। आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, मतलब आपके हाथों में अब डिसीजन मेकिंग है नहीं। दो आपको लगेगा कि मैं कितना बड़ा डिसीजन मेकर हूँ यहाँ पे, बट वो डिसीजन मेकिंग आपके हाथों में है नहीं। तो जब भी आएगी बात बिजनेस स्टार्ट करने की, स्टार्टअप्स की या फिर मैरिज की, तो चीज़ें मुझे नहीं लगता कि इतनी हाथों के अंदर यहाँ पे है। अगर ये 8th हाउस के अंदर हो तो एक विपरीत राजयोग है जो तो यहाँ फॉर्म हो ही गया है। तो विपरीत राजयोग का मतलब होता है आप चीज़ों को स्टार्ट से, मतलब स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, कि एक ऐसा राजयोग है जो उल्टा राजयोग है कि कर तो ये बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा बट स्क्रैच से आपको स्टार्ट करना होगा। दैन सेकंड थिंग इज़ कि यहाँ पर अष्टम से अष्टम फॉर्मेशन हुई है, और इस तरह की फॉर्मेशन में एक पॉइंट मैं ये कह सकता हूँ सीधा सीधा कि मदर की जो आपकी फैमिली होती है, आपकी जो मैटरनल फैमिली होती है, मदर साइड का जो पक्ष है पूरा का पूरा, या तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, मतलब बहुत डिस्टर्ब है या तो वो पक्ष, या फिर उनके डिसीजंस ऐसे रहे होंगे जो उनके भी खिलाफ जाते हैं और आपके भी खिलाफ जाते हैं। तो ये एक बहुत विशेष चीज़ होती है जब भी इस तरह की फॉर्मेशन बनती है चार्ट में। यहाँ पर आपका प्रारब्ध जो है वो आपके अष्टम भाव के अंदर रेस्ट कर रहा है। अष्टम भाव क्या है? वो छुपी हुई एनर्जीज़ को जानने का भाव है, कि जो छुपा हुआ है ना उसको अष्टम भाव डील करता है कि क्या छुपा हुआ है, मुझे ये बताओ छुपा हुआ क्या है। तो प्रारब्ध अब अष्टम भाव के अंदर है। ऐसे लोग बिना किसी इन्फ्लुएंस के, मतलब अगर आप इनको कोई इन्फ्लुएंस ना दो तब भी ऑकल्ट में चले जाएंगे, ये डीप रिसर्च में चले जाएंगे, डीप स्टडी करना चाहेंगे। मैरिज में ये आफ्टर मैरिज को ज़्यादा जानना चाहते हैं, ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, मैरिज सस्टेनेबल रहेगी या नहीं ये जानने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इनको वो लगता है कि अष्टम भाव में प्रारब्ध है, वहाँ डांस चल रहा है, फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी, कि कौन सी चीज़ आपके हाथ में है और कौन सी नहीं है। तो इनका कंसर्न बार बार इनके अष्टम भाव की तरफ जाता है, और ये इसी तरह से जाता है कि ऑकल्ट में जा सकते हैं, स्पिरिचुअल बहुत हद से ज़्यादा हो सकते हैं, और हो सकता है कि ये अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे या फिर अपने अष्टम भाव को समझने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगी। मतलब ये समझना चाहते हैं लिटरली कि इनका अष्टम भाव किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अब ये आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी एग्जाम को प्रिपेयर करेंगे तो बहुत गहराई तक चले जाएंगे, अगर कोई मैरिज की बात करेंगे तो आफ्टर मैरिज क्या होगा उसकी बारीक बारीक डिटेलों को निकालेंगे। इस तरह की ऊर्जा इनके अष्टम भाव के अंदर चलती रहती है। अगर यही प्लैनेट 9th हाउस के अंदर हो तो 9th हाउस जो है वो गुरु का भाव है, यहाँ से अवीकनिंग आती है। प्रकाश जीवन में कहाँ से आता है? 9वें भाव से आता है। 9वां भाव आत्मा की गति को दिखाता है, आत्मा की यात्रा 9वें भाव से स्टार्ट होती है। वहाँ पे प्रारब्ध का स्वामी बैठा हुआ है, तो इसने आत्मा को जकड़ लिया। ऐसे लोगों को आत्मा पे जकड़न महसूस होती है। मतलब इनकी लाइफ में जो टेस्ट है ना वो लॉयल्टी टेस्ट आते रहते हैं, लॉयल्टी टेस्ट चलता रहता है। ऐसे ऐसे सीन आते हैं कि घूस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, अपनी आत्मा का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मैं अपनी आत्मा के कितनी मजबूती के साथ खड़ा हूँ अपनी आत्मा के साथ। चीटिंग्स, मतलब मल्टीपल रिलेशन तक के ऑफर इनको आ सकते हैं कि मतलब चीटिंग करनी है या नहीं करनी है। ऐसे टेस्ट इनके चलते रहते हैं। 6th हाउस का स्वामी जब भी 9वें भाव में बैठता है, यहाँ आपके टेस्ट चलते हैं, आपकी आत्मा का यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है, और चीज़ें मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो आपके हाथों में नहीं होती हैं। 6th हाउस और 9th हाउस का कनेक्ट है कि ये आपके हाथों में नहीं है। 6th हाउस 9th हाउस को पॉल्यूट करता है, बट 9वां भाव 6th हाउस की हेल्प करता है। तो हो सकता है कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी लाइक 50 to 60% आपकी ऊर्जा जो है वो अननेसेसरी कामों को ही करने में चली जाए। ये काम ज़रूरी नहीं था बट मुझे करना पड़ा, मुझे मेरी फैमिली की हेल्प करनी पड़ी, बिकॉज ये पर्सन जो होते हैं ये अपनी आत्मा के बहुत बहुत करीब होते हैं, अपनी आत्मा के बिल्कुल ये चिपके हुए हैं अपनी आत्मा के साथ। तो इनमें वो चीटिंग, वो डिसलॉयल होना, या फिर आप कहिए किसी को धोखे देने की एनर्जीज ऐसी नहीं होती हैं। ये अपनी फैमिली का सपोर्ट करने वाले, फैमिली की हेल्प करने वाले, और चीज़ों को मतलब बहुत अपनी आत्मा के लेवल पे देखने वाले होते हैं। तो ये एक अच्छी फॉर्मेशन है। दो इसका एक ही चैलेंज है, वो ये है कि ये बहुत अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं या फिर अंडर परफॉर्म करते हैं। हर जगह ये अंडर परफॉर्म करते हैं क्योंकि ये ऑफिस पॉलिटिक्स में आपको इन्वॉल्व नहीं मिलेंगे, ये किसी की चापलूसी करते आपको नहीं दिखाई देंगे। इनके तो कार्मिक टेस्ट चल रहे हैं, इनकी आत्मा का तो टेस्ट लिया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस इनके सामने आती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये उसको ठीक तरह से निकाल लेते होंगे, बिकॉज 9वां भाव गुरु का भाव है। इसमें जो भी प्लैनेट आता है ना वो उसको ये हेल्प करता है। तो हो सकता है कि ये अपने प्रारब्ध को बेटर कर लें इस लाइफ में, अच्छे डिसीजंस लेके जिसमें अपनी आत्मा का पूरा साथ दे रहे हों। अगर यही चीज़ 10वें भाव के अंदर हो गई तो 2nd हाउस और 6th हाउस और 10th हाउस का एक त्रिकोण बनता है। इस त्रिकोण का नाम है अर्थ त्रिकोण। ये अर्थ का त्रिकोण है। अर्थ क्या होता है कि आपको सस्टेन करने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, चाहे फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, तो ये अर्थ त्रिकोण होता है। जब 6ठे भाव का स्वामी 10th में जाके बैठा है तो वो अपने से पंचम जाके बैठा है, तो ये इंडिकेट करता है कि एक अच्छी ऊर्जा है। ऐसे पर्सन जो है वो सर्विसेज की तरफ ज़्यादा होते हैं, जॉब में ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं। ऑफिस में डेफिनेटली इन्हें वही प्रारब्ध एनर्जी दिखाई देती है, वहाँ पर चीज़ें इनके हाथ में है नहीं। एक्चुअली इनके हाथ में चीज़ें हैं नहीं। वहाँ डांस चल रहा है कि फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी का एक डांस है, चीज़ें इनके हाथ में है नहीं। ये कोशिश करते हैं कि चीज़ों को ये अपने हाथ के अंदर ले आएँ, ये अपनी जो चाहे वो कर लें, बट वो ऐसा हो नहीं पाता है और ये इनको सबसे ज़्यादा अपसेट करता है इन द 10th हाउस। तो इनको क्या कोशिश करनी चाहिए, इनको अपने एनवायरनमेंट को, ऑफिस एनवायरनमेंट को बेटर हमेशा बनाने की कोशिश करनी चाहिए और कोशिश करें कि कोई भी गलत कार्मिक कनेक्शन आपका आपके सीनियर्स के साथ फॉर्म ना हो। ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ की जाती है,
आप कहीं ना कहीं ऑफिस में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, आपका पोटेंशियल है बट आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। कॉज आपका जो पूरा कंसर्न है ना वो किस पे है, वो है सस्टेनमेंट में, कि कैसे ना कैसे चीज़ों को सस्टेन किया जाए। ये लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि कैसे लाइफ को सस्टेन कैसे किया जाए। हर चीज़ में सस्टेनमेंट जो तलाश करते वाले पर्सन होते हैं वो ये आपको मिलेंगे। हर चीज़ के अंदर ये देख रहे हैं ये कितने समय तक चलेगी, क्या ये जॉब लंबे समय तक चलेगी या नहीं, अच्छा समस्या है कैसे इसको सॉल्व किया जाए। इनको वो काम करना है जिससे कि ये सस्टेनमेंट को बना के रख सके। फॉर्मेशन बहुत शानदार फॉर्मेशन है, सर्विस की तरफ लेके जाती है। ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए रुद्राक्ष माला पे मंत्रों का जाप करें। सीनियर से उलझना या फिर मैनेजमेंट को कुछ कहना वो मुझे नहीं लगता ठीक होगा। 2 प्लैनेट टू प्लैनेट डिफर करता है। अच्छा प्लैनेट है तो सब कुछ अच्छा रहेगा, मैलेफिक प्लैनेट है तो फिर ऑफिस में समस्याएं रुकने का नाम नहीं लेंगे। तो ये प्लैनेट टू प्लैनेट है कि आपका प्रारब्ध अच्छा प्रारब्ध है या फिर खराब प्रारब्ध है, वो तो आपके चार्ट पर डिपेंड करता है ना कि वो किस तरह की फॉर्मेशन है। दो हम हर सेशन के माध्यम से कवर अप करने की कोशिश करेंगे, तो मोस्टली सब चीज़ों को हम इस चैनल पर कवर कर देंगे। अगर 11th हाउस के अंदर यही प्लैनेट हो तो 11th हाउस को भी प्रारब्ध का आप कह लीजिए सब लेवल का प्रारब्ध कहा जाता है। बिकॉज ये 6th से भी 6th है, छठे भाव से छठा बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी इसको प्रारब्ध कहा जाता है। बट इसकी धारणा डिफरेंट है। छठा भाव जो है कुंडली का जो छठा भाव है वो धर्म का, वो अर्थ का भाव है, और 11th हाउस जो है वो काम का है। तो यहाँ इच्छाएं प्रबल हैं, वहाँ पे अर्थ प्रबल है। अर्थ का मतलब है कि लाइफ को सस्टेन करना है, और काम का मतलब है कि इच्छा पूरी करनी है। आप एक मोटरसाइकिल से भी कुछ काम कर सकते हैं, बट 11th हाउस कहेगा ना मोटरसाइकिल छोड़ो हेलीकॉप्टर ले आते हैं। ये 11th हाउस है, उसकी इच्छाएं हैं। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, तब लाइफ के अंदर इस तरह का चैलेंज आता है कि इच्छा वर्सेस ड्यूटी। वो मिडिल क्लास क्राइसिस कह सकते हैं आप, या मिडिल क्लास ट्रैप कह सकते हैं कि डिज़ायर्स को फुलफ़िल करें या फिर ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करें। ये एक कंसर्न बन सकता है। इनको रिलेशंस में बहुत सावधान रहना चाहिए। मैंने काफ़ी केसेस में देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्हें रिलेशंस में बहुत सावधान रहना चाहिए। 11th हाउस है, यहाँ पर आपकी इच्छाओं का टेस्ट लिया जा रहा है, और हो सकता है कोई आपका पर्सन हो उसकी भी इच्छाओं का टेस्ट चल रहा हो और वो आपको मतलब किसी तरह की बात उसमें बन जाए। तो इसका इनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि 11th हाउस में बैठा हुआ छठा भाव का स्वामी एल्डर्स के साथ कार्मिक संबंध तो दिखाता ही है। मतलब आपके जो सीनियर्स होंगे, आपके जो ब्रदर सिस्टर होंगे, उनके साथ कार्मिक संबंध है फॉर श्योर आपका। और यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर आपको रिवॉर्ड किया जाता है। 11th हाउस के अंदर जब छठे भाव का स्वामी बैठता है ना, तो उसे रिवॉर्ड किया जाता है। कहीं से भी रुका हुआ पैसा एकदम से आ सकता है, या आपके पास एकदम से पैसा आया और कोई पर्सन आ गया उसको लेने कि मुझे तुम्हारा ये पैसा आया ना, ये दे दो। तो वो रिवॉर्ड किया जाता है 11th हाउस को कि आपने कितना बेटर परफॉर्म करा है, आपकी आत्मा ने कितना बेटर परफॉर्म करा है, उसको जज किया जाता है दशम भाव में और रिवॉर्ड किया जाता है 11th हाउस में। इसीलिए 11th हाउस को धन की राशि भी कहते हैं, कुबेर की राशि भी कहते हैं, कि इसमें आपको रिवॉर्ड मिलता है, इसके अंदर आपको कुछ ना कुछ गेन प्राप्त होता है। बट व्हेन कम्स टू रिलेशन, बहुत सावधान रहिए, किसी को चीट करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, और हमेशा अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करिए। और 6th हाउस जो है वो हायर डोमिनेंट है, उसकी डोमिनेंस जो है वो ज़्यादा है। 11th हाउस से ज़्यादा डोमिनेंट जो है वो 6th हाउस है। तो जब ये वहाँ पर बैठा है तो इसने कह दिया ना, आप अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में करना सीख लीजिए। तो ये एक यहाँ पे फॉर्मेशन है। 12th हाउस के अंदर हो तो 12th हाउस लिबर्टी है, 12th हाउस लिबरेशन है, 12th हाउस मुक्ति है, 12th हाउस डिटैचमेंट है, 12th हाउस आइसोलेशन है। छठे भाव का 12th हाउस के साथ संबंध है। छठा भाव क्या है? छठा भाव प्रारब्ध है, वो पिंजरा है जिससे सब कुछ बना है, मतलब आप पिंजरे के अंदर हैं। और 12th हाउस क्या है? 12th हाउस वो ऊर्जा है, जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी हाउस से सप्तम भाव वो होता है जो उसको कंप्लीट करता है। जो मेरे पास नहीं है वो मेरे से सप्तम भाव में होगा। तो छठे भाव के पास क्या नहीं है? मुक्ति नहीं है। तो छठे भाव से जब आप 7 आगे जाएंगे 12वां भाव आ जाता है, 12वें भाव में मुक्ति है। जब इन दोनों का संबंध बनता है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है वो मुक्ति की तरफ इंक्लाइंड होता है, वो लिबरेशन, डिटैचमेंट, आइसोलेशन इनकी तरफ इंक्लाइंड होता है। केतु के इन्फ्लुएंस को जातक को देखना चाहिए, बिकॉज इनकी लाइफ के अंदर जो भी पर्सन आएगा मोस्टली वो ऐसे ही पर्सन होंगे जो लिबरेशन की तरफ इंक्लाइंड हो। बिकॉज 12th हाउस जो है ना वो लगन के आसपास का भाव है, लगन से जस्ट थोड़ा ही तो बैक है। इसका मतलब है कि इनके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा फॉर्म होने लग जाएगा जिसमें हर पर्सन ही आइसोलेशन की तरफ जा रहा है। तो आप इनसे पूछ सकते हैं कितने लोग आपके आसपास स्पिरिचुअल हैं। आपका जो स्पाउस है, कहीं आपको ऐसे ही किसी वर्क के अराउंड तो नहीं मिला, कहीं आप ट्रैवल कर रहे थे और आपकी किसी ऐसे पर्सन से मुलाकात हो गई। आई एम टॉकिंग मोर अबाउट द धारा कारक, कि किसी ऐसे पर्सन के साथ तो कोई आपका संबंध नहीं रहा, कॉज इनका बन सकता है। यहाँ पर लिबरेशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और लिबरेशन इन्हें हर चीज़ के अंदर देखने को मिल सकता है। अच्छा यहाँ पे कुछ ना कुछ लिबर्टी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिबरेशन मुझे मिल सकता है। तो इस तरह की इनकी ऊर्जाएं रहती हैं। आसपास के एनवायरनमेंट का इन्हें ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल 6th हाउस का 12th हाउस के अंदर होना, कुछ जुपिटर की ऊर्जाएं भी रहती हैं। तो ऐसे पर्सन मैंने बहुत मतलब आप कहिए कि बहुत ऊंचे फिलोसोफर हो सकते हैं, बहुत ऊंचे गाइड हो सकते हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मस्ती में मस्त लोग होते हैं। बस इनने वो यात्रा तय कर ली है, इनकी आत्मा ने वो यात्रा इनको दे दिया कि छठे भाव के स्वामी को पूरे के पूरे प्रारब्ध को उठा के उसने लिबर्टी में डाल दिया है। तो ऐसी यात्रा इनको दे दी है। अगर इनके और भी प्लानट इसी तरह के हों तो ये मस्त राम टाइप के इंसान होते हैं कि इन्हें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह की ऊर्जा यहाँ पे होती है।
हाँ, फाइनेंसेस में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, प्रोफेशन का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर प्रोफेशन वाइज कुछ डिसीजंस हैं इनके सीनियर्स के जो इनके अगेंस्ट चले जाएँ, तो हो सकता है जॉब स्विच फ्रिक्वेंट हो, या हो सकता है जॉब में पॉलिटिक्स इनको देखने को मिले। बट ओवरऑल इनकी जो पर्सनैलिटी है उस पर 6th हाउस का इन्फ्लुएंस आएगा। जन्म के अराउंड हेल्थ में डिस्टर्बेंस हो सकता है नहीं हो, बट अब मुझे लगता है कि ये जो अलाइनमेंट बैठी है, ये कहीं ना कहीं आपके क्लोज एनवायरनमेंट को बहुत स्पिरिचुअल बना सकती है, और आपको भी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स की तरफ ये लेके जा सकती है। तो इन दोनों ऊर्जाओं का आपकी लाइफ में अंदर समावेश रहता है। आपका स्पाउस पार्टनर भी ऐसे ही किसी वर्क करते हुए आपको मिल सकता है, चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो, लिबरेशन की बातें हों, चाहे वो किसी गुरु को फॉलो करना हो, चाहे वो हो कि हम कितने मॉडर्न हैं, या फिर हम कितने आइसोलेटेड हैं, कि मतलब ठीक है हम हमारी मस्ती में मस्त हैं। इस तरह की ऊर्जा मुझे 12th हाउस में दिखाई देती है। बट हाँ, ये स्लीप डिस्टर्बेंस किसी हद तक दे सकता है, तो स्लीप का थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये है 6th हाउस का 12 हाउसेस के अंदर होना, किस तरह से ये इन्फ्लुएंस करता है। स्टार्टिंग सीरीज़ है 6th हाउस की, तो आगे इसको और डिटेल में कवर करेंगे। फर्स्ट में अगर सब बता देंगे तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएंगी। कार्मिक एनालिसिस को देख लीजिएगा, उसके बिना ये सेशन कोई मतलब का सेशन नहीं बनेगा। अगर आपको कार्मिक नहीं पता तो आपको यही नहीं पता होगा कि आप प्रारब्ध क्या होता है, किस तरह से वो चार्ट को इन्फ्लुएंस करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन टिल हियर। थैंक यू।